वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है। खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ रहा है। इसके चलते अब नैनीताल जैसे शहर में टूरिस्ट सीजन के दौरान पर्यटन विभाग पंजीकृत होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज में पहले से बुकिंग कराने पर्यटक वाहनों को शहरों में प्रवेश मिल सकेगा। बढ़ता पर्यटन अगर आर्थिकी का आधार है तो इससे ट्रैफिक जाम और कुछ दूसरी दिक्कतें भी जरूर आती हैं। समय के साथ उनका समाधान भी जरूर होना चाहिए। बात केवल नैनीताल की ही नहीं, ऋषिकेश, मसूरी, पिथौरागढ़, हर जगह बड़ी संख्या में पर्यटक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जिस स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उससे जो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। नैनीताल में भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये तय कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी है। सीजन के 3 महीनों में तकरीबन 10 लाख पर्यटक आते हैं और जब ज्यादा पर्यटक आ जाते हैं तो चूंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए अब यह तय किया गया है कि नैनीताल में आने से पहले आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। यह पहल कितनी जरूरी है? अगर आपकी बुकिंग नहीं होगी तो एंट्री नहीं होगी। क्योंकि उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से कई समस्याएं भी होती हैं। तो अगर आपको नैनीताल आना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। डीएम धीराज गब्रियाल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें तय हुआ है रजिस्टर्ड होटल्स, होम स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बुकिंग देखकर ही आपकी शहर में होगी एंट्री। बहरहाल खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। शीशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। समझना चाहेंगे आपसे ये मुहिम, ये योजना कितनी जरूरी है कि अगर आपको नैनीताल में आना है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। चूंकि सरकार ये कह रही है कि पर्यटन बढ़ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं, वो तो सब अच्छी बात है, आर्थिकी मजबूत होगी, लेकिन कई समस्याएं भी आती हैं। इस वजह से ये जो योजना है वो लागू की जा रही है कि पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी एंट्री नैनीताल में। पूजा जी, सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पर्यटन इस बार जो है ऐतिहासिक रहेगा और इस समय कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, इस प्रकार की बयानबाजी हर साल करती है। और उसके बाद भी आप देखते हैं कि चार धाम में चाहे आने वाले श्रद्धालु हों, चाहे यहाँ पर पर्यटन के नाम से आने वाले श्रद्धालु हों, या जितने भी हमारे देश विदेश के अतिथि यहाँ पर आते हैं, हर साल उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो वहाँ पर पार्किंग की दिक्कत हो, रहने की, खाने की दिक्कतें हों, यातायात से संबंधित दिक्कतें हों, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हों। और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताती रही है कि आप समय रहते जहाँ पर आपको मैन पावर की कमी है वहाँ पर मैन पावर आप हायर कीजिए या उसको बढ़ाइए, जैसे भी कीजिए। और जहाँ पर यातायात संबंधी दिक्कतें हैं उसका पहले से जो है चाक चौबंद करना चाहिए। नैनीताल की बात पर भी मैं आऊँगा, लेकिन अभी आप देखिए देहरादून से मसूरी कितनी दूर है और यहाँ पर अभी उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक माँ बेटी को जान गंवानी पड़ी है। आप देखिए, तो यहीं पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी तैयार है। और लगातार पर्वतीय जनपदों से दुर्घटना की खबरें आ रही है। और अभी तो पूजा जी एक चुनौती हो रही है कि कोविड के मामले एकाएक राज्य में बढ़े हैं और अब तो मृतकों की संख्या भी सामने आने लगी है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को बहुत ही सजगता के साथ तैयारियों को पुख्ता करना होगा। जैसे अभी देखिए कोविड वैक्सीन सरकार के पास नहीं है, तमाम तैयारियां आधी अधूरी है। और नैनीताल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, उत्तराखंड की शान है। और वहाँ के डीएम के अगर इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि साहब बिना रजिस्ट्रेशन के नैनीताल में कोई पर्यटक नहीं आएंगे, अच्छी बात है। देखिए, व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन का काम है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप देखिए वहाँ पर जो रजिस्टर्ड होम स्टे हैं या होटल्स हैं वो तो गिनती के हैं, ज्यादातर तो रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे हैं। तो उनका क्या होगा? आप अभी तक कहाँ सोए हुए थे? यही है ना, ये जब पीक पर पर्यटन सीजन आ जाता है। शीशपाल जी, यही सरकार यही कह रही है कि दरअसल जो अवैध होम स्टेज चलते हैं या अवैध रूप से जो होटल्स खुलते हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी इस माध्यम से, वो ये कह रही है सरकार। नहीं 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 पूजा
पूजा जी आप बताइए कैसे नकेल कसेंगे? पर्यटन सीजन अब सिर पर है और आप अगर वहां पर स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ ये जो भी वहां पर व्यवसाय कर रहा है, अगर आप उसके साथ छेड़ाखानी करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि वो प्रशासन की आरती उतारेंगे? वो सारे के सारे विरोध पर उतरेंगे। लेकिन तो शिषपाल जी कभी ना सरकार कभी को तो साल शुरुआत भर करनी पहले थी ना इनका सर। अमला कहाँ सोया ठीक रहता है? ठीक, आपने आप कहा उसकी कि अब तैयारी तक पहले क्यों नहीं करते? अब तक सरकार नहीं क्यों नहीं सोई रही, लेकिन मैं शिषपाल जी मैं कह रही हूँ कभी ना कभी तो शुरुआत होती है ना सर, पहली सीढ़ी से। नहीं नहीं अब पूजा पूजा जी आप देखिए, अगर मैं ही नैनीताल जाने वाला हूं, ये तमाम मेरे परिजन ही जाने वाले हों और कल वहां पर दिक्कतें आएंगी तो कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, वो बहुत ज्यादा इन चीजों से खुश नहीं होगा। तो सरकार को ये व्यवस्थाएं पहले सुधारनी है, ना कि जब आपके सिर पर पर्यटन सीजन आ गया है। तो अगर आप इन चीजों को, अगर वहां पर अवैध चल रहे हैं तो आप भाई उसकी मॉनिटरिंग आपको पहले से करनी चाहिए थी। उनको क्या वैध दस्तावेज हासिल करने चाहिए, उसके लिए आपको पहले करना चाहिए था। अब इतनी जल्दी नहीं होंगी, दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम लगातार 6 महीने से डिबेट कर रहे हैं, लगातार 2 महीने से ये चारधाम यात्रा पर या पर्यटन सीजन पर डिबेट्स हो रही हैं। और मैं हर डिबेट में कहता हूं कि प्रशासन की तैयारियां पुख्ता नहीं है, केवल मंत्री बयानबाजी और जुमलेबाजी तक सीमित है। और अब देखिए ये दिक्कतें आएंगी पूजा जी, क्योंकि मेरा भी राज्य है, हम सभी लोगों का राज्य है और हम सब चाहते हैं कि जो भी तीर्थी यात्री या जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाए, उसको दिक्कतें ना हो वहां पर रुकने की, खाने की, पार्किंग की, यातायात की या सड़क में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लेकिन सरकार जागती नहीं है, सरकार केवल बयानबाजी करती है और जो धरातल पर काम सुधारने लेकिन मैं हैं फिर उसको वही सुधारती नहीं बोलूंगी, है पूजा मैं जी। शिषपाल जी फिर वही कहूंगी कि भाई कभी ना कभी तो शुरुआत होनी थी ना सर। अगर ये 2 महीने पहले भी होती तब भी शायद आप यही आरोप लगाते कि अभी तक क्यों सो रही थी सरकार, क्यों नहीं जागी शिषपाल जी। नहीं नहीं पूजा जी देखिए, आप ऐसा कह सकती हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं और आपको भी पूरा अधिकार है कि खामियों को उठाने का। लेकिन अभी यात्रा सीजन आप उत्तराखंड में देखिए 22 तारीख से शुरू हो रहा है चार धाम यात्रा का, और 27 तारीख को तक चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे और नैनीताल में ये जो ये व्यवस्था है ये 22-23 तारीख से शुरू हो जाएंगे। आप बताइए कहाँ प्रशासन के पास समय है कि आप जितने वहाँ पर होम स्टे रजिस्टर्ड हैं, होटल रजिस्टर्ड हैं, उससे कई गुना ज़्यादा तो अनधिकृत हैं। आप बताइए, तो आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते जब आप आज तक नहीं कर पाए हैं। तो आप देखिए इसके सरलीकरण की क्या व्यवस्था हो सकती है, आगे से व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। और हमारा कहना है कि हमारे अतिथियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए और सरकार समय रहते अगर जागेगी तो ये सरकार और राज्य के हित में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। शिषपाल जी क्या सुझाव आपकी तरफ से, क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? पर्यटन बढ़े, आर्थिकी बढ़े और अव्यवस्थाएं ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए, आपकी आपकी समीक्षा सर? देखिए देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को सुझाव देती रही है कि आपके जितने भी इससे संबंधित विभाग हैं, चाहे वो आपका पर्यटन विभाग है या गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल विकास निगम है, आपका PWD है या आपका जिला पंचायत वहाँ पर है, आपके जो टेम्पल कमेटी गढ़वाल में है, चारधाम विकास परिषद है, या इससे पेयजल और तमाम जो विभाग जो भी इसके हैं, इन सबके एक टास्क फोर्स बननी चाहिए और साल भर इसकी मॉनिटरिंग होकर के आप पहले से ही अगर सारी चीजों को एक मॉनिटराइज सिस्टम में चीजों को ठीक करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगे ना। स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की जिस संख्या में मौतें हुई, जिस संख्या में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, और हमारे केदारनाथ में तो आप देखिए वहां पर घोड़े खच्चरों की जिस राजीव थपलियाल जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा हम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। अब तय हो गया है कि अगर आपको नैनीताल भी जाना है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आप इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? इस व्यवस्था के पीछे सरकार का क्या मकसद है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इससे अव्यवस्था ही होगी, सरकार बहुत देर में जागी है, अब तक क्यों नहीं कदम उठाए? अब जो वहां पर पहुंचेंगे लोग उनके लिए काफी परेशानी होगी। जब जागे तब सवेरा, है ना, जब जागे तब सवेरा। कोई बात नहीं, देर से जागी लेकिन जाग तो गई। दरअसल दिक्कत जो है, दिक्कत पैदा करने वाले हम लोग ही होते हैं, पर्यटक ही होते हैं दिक्कत पैदा करने वाले। एक साथ इतनी भीड़ का भीड़, जत्थे के जत्थे चलने लगते हैं, रास्ते में अगर पुलिस वाले रोकने की कोशिश में रुकते नहीं है। और दूसरा जो है, जब हादसे हो जाते हैं, कोई बात हो जाती है, दिक्कत होने लगती है, फिर सरकार पे ही सवाल उठाते हैं। कम से कम सरकार ने, हाँ ये है कि उस तरीका जो है, अभी भी मैं कहता हूँ कि नैनीताल तक नहीं जाने देना चाहिए। हल्द्वानी या कहीं और जगह पे रोक के, वहां से जैसे ये चंडीगढ़ या शिमला के लिए व्यवस्था की जाती है कि शिमला से पहले रोक के
फिर वहाँ के लोकल व्यवस्था से पहुंचाया जाता है, लोकल कन्वेंस से पहुंचाया जाता है, वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि नैनीताल में बहुत ज्यादा जगह तो वहाँ पे है नहीं पार्किंग की, हम लोग भी जाते हैं तो इतना बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे इधर के हम लोग लोकल हैं, आप किसी भी सीजन में जाओ, पर्यटन सीजन में तो खासकर बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है। और नैनीताल ही नहीं, ये आजकल अगर हम राजधानी देहरादून की बात भी करें तो यहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है। अभी तो यात्रा सीजन शुरू भी नहीं हुआ, 22 तारीख से यात्रा शुरू होगी, लेकिन अभी से हाल ही हो गया है। जो शनिवार और इतवार वाला जो क्राउड आता है ये ऋषिकेश जाने के लिए या मसूरी जाने के लिए, ये ऋषिकेश में राफ्टिंग का जो है पैटर्न शुरू हो रहा था, उसके कारण इतनी ज्यादा भीड़ होगी, इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि आने वाले दिनों में या जब यात्रा शुरू होगी तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। आज भी अगर जो लोग हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हमारे जो परिचित लोग ऊपर से आ रहे पहाड़ों से, वो इतना कह रहे हैं कि वो ऋषिकेश से गरुड़ चक्की आने में लगभग 100 किलोमीटर आने में लगभग 2-2.5 घंटे में पहुंच रहा। लेकिन वहां से अगर आपको ऋषिकेश आए हैं तो 2.5-3 घंटे लग जा रहे हैं आपको, क्योंकि मुश्किल से वो 8 से 12 किलोमीटर की दूरी है इसको पार करने में। ऐसी नैनीताल का हाल है। और सरकार को कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी थी। अभी भी ये व्यवस्था, पंजीकरण वाली व्यवस्था ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी मेरी नजर में पुख्ता नहीं है। क्योंकि इसको नैनीताल तक से पहले रोकिए, नैनीताल के अंदर भीड़ का गाड़ियां मत जाने दीजिए। क्योंकि जो लोकल आदमी वो कहाँ जाएगा अपना वाहन लेके, रूटीन आदमी जो जाएगा वो कहाँ जाएगा अपनी गाड़ी लेके, उसे तो आना जाना है ना, उसे तो अपने काम करना है। ठीक तो बाहर वाले का कारण दिक्कत, इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। एक बार राजीव जी का ऑडियो एक बार फिर से कनेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है सर, सिग्नल कट रहे हैं। वापस लौटूंगी आपके पास। शीशपाल जी, राजीव जी ये कह रहे हैं कि भाई समस्या जो है वो हम ही लोग उत्पन्न करते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब जागो तब सवेरा। अब जब जाग गई है सरकार, बेशक आप कह रहे हैं कि बहुत देर में जागे, लेकिन जाग तो गई है ना, तो स्वागत तो कीजिए सर, पहल की शुरुआत तो होने दीजिए सर, हो सकता है आगे चीजें व्यवस्थित हो जाए। नहीं नहीं, देखिए पूजा जी, मैंने स्वागत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वागत करने लायक काम तो सरकार करे कम से कम। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार को जो दिक्कतें आने वाली हैं, हम लगातार कहे, सरकार लगातार उनको नकारती रही। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। पिछली बार चार धाम यात्रा में जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आई श्रद्धालुओं के साथ और जो मौतें उनकी हुई, तब सरकार बिल्कुल नहीं मानी जब हम कह रहे थे कि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। लेकिन जब यात्रा सीजन बीत गया, उसके बाद प्रदेश के जो स्वास्थ्य सचिव थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन पावर की कमी थी। तो सरकार अगर पहले इन चीज़ों को सुधारे और बिल्कुल स्वस्थ परंपरा जो लोकतंत्र की है उसमें अगर स्वीकार करे कि कमियां हैं, देर हुई है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के ही उसमें जाएगा। लेकिन अब जैसा स्वतंत्र पत्रकार महोदय ने भी कहा, आप भी कह रही हैं कि जब जागो तब सवेरा, और सरकार अगर अभी भी ये एक सप्ताह का समय है, सरकार अगर बहुत द्रुत गति से व्यवस्था को सुधार पाती है, जो पार्किंग की दिक्कतें हैं, पर्यटकों को कल रहने वाली वहाँ पर दिक्कतें आने वाली है, यातायात की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अगर सुधार ले, और कल अगर शांतिपूर्ण तरीके से, सुविधाजनक पूर्ण तरीके से अगर पर्यटन सीजन निपट जाए, ये तीर्थाटन का सीजन निपट जाए, तो देखिए सबके लिए प्रसन्नता की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भविष्य के लिए सरकार को जो है एक मिशन के तौर पर लेना होगा, और ये जो दिक्कतें हैं इन सबको जो है बिल्कुल पिन पॉइंट पर लेकर के तैयारियां करनी होंगी, बिल्कुल, मतलब ये एक्शन मोड में, ऐसे नहीं कि बयानबाजी और जुमलेबाजी से काम राजीव नहीं जी, चलेगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से बताइए क्या सुझाव दे सकते हैं आप, या क्या होना चाहिए? जिस ट्रैक पर सरकार चल रही है, क्या उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि सरकार ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि वो राज्य जिसकी आर्थिकी पर्यटन पर टिकी हुई है उसका पर्यटन बढ़े, और देश भर से जितने भी श्रद्धालु, जितने भक्त या फिर लोग पहुंचते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा, कोई दिक्कत ना हो, वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती है। बिल्कुल एक ही अनुशासन का मामला है। जो पंजीकरण किया जाता है, इसको ये मान के चलिए कि कहीं भी होता है कि व्यवस्था करने के लिए पंजीकरण अच्छा काम है कि पंजीकरण किया जा रहा है। हम लोग भी बार बार दिखाते हैं, इससे एक ही असर भी है, टूरिज्म ही नहीं है। यहाँ पे जो उत्तराखंड में अपराध बढ़ता है या किसी के साथ कोई हादसा होता है, तो हर पहलू देखा जाना चाहिए कि कोई आदमी पंजीकृत होता है, कोई हादसा होता है, कोई भी चीज होती है, उसका रिकॉर्ड रहेगा तो ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, उसके जो संबंधित रिश्तेदार हैं, जहाँ भी उसको सूचना पहुंचा सकते हैं। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि इतने लोग यहाँ पे आए गए हैं, तो वापस उतने लोगों की होनी चाहिए। तो सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है। हाँ, पैटर्न को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है कि मेरा ये मानना है कि जो आप नैनीताल तक मत जाने दो बाहर के लोगों को, आप हल्द्वानी या कहीं आसपास के कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है बाहर के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए। क्योंकि लोकल के जो लोग हैं, लोकल के लोगों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यात्रा सीजन में। चाहे वो हम नैनीताल की बात करें, चाहे मसूरी की बात करें,
चाहे हम ये गंगोत्री यमुनोत्री के रूट की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ केदारनाथ की रूट की बात करें, जो भी यात्रा रूट पे लोग हैं उनको जब भी पर्यटन सीजन शुरू होता है तो बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पे एक एक किलोमीटर के पार करने में जाम लग जा रहा है अभी से, कि एक किलोमीटर पार करने में आधा आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा लग जा रहा है। तो ये सरकार को ये चाहिए कि जैसे कि ऋषिकेश के पास आप व्यवस्था कर लें जहाँ पार्किंग की है। दूसरा एक और है यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऋषिकेश वाले रूट पे मैं बताऊँ कि बद्रीनाथ वाले केदारनाथ वाले रूट पे सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे राफ्टिंग का काम होता है और राफ्टिंग वाले जो है राफ्टिंग की गाड़ियां बहुत ही अनियंत्रित तरीके से चलती हैं। 12 से 13 किलोमीटर का जो पैच है उसमें बहुत ही रफ तरीके से चलती हैं और सारी सड़कों को घेर के चलती हैं। उनकी छत के बाहर रात रखे रहते हैं, जो छत से बाहर निकलते हैं वो भी हादसे के कारण बनते हैं, उनकी रफ्तार हादसे के कारण बनती है। बाहर के लोग जो आते हैं वो भी उठ पे अटकते हैं। लोकल आदमी दादागिरी के हिसाब से चलता है, बाहर का आदमी वो भी एक उसको लगता है हम तो गेस्ट हैं, हम भी अनियंत्रित तरीके से अराजक तरीके से चले। तो एक वो जो बहुत वैसा जो माहौल बनता है उसको ऋषिकेश वाला इलाका भी नियंत्रित करने की जरूरत है। इसी प्रकार मसूरी जाते हुए आप पहले उनको गाड़ी रोक दो, कहीं तो पार्किंग की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था, और पार्किंग के शुल्क कम से कम होने चाहिए। हाँ। जब अधिक शुल्क होता है तो आदमी को लगता है कि इससे बेहतर तो वहीं चले जाए। और दूसरा जो ये कन्वेंस का जो शुल्क पड़ना चाहिए वो भी कम पड़नी चाहिए, किराया कम होना चाहिए ताकि आदमी इजीली वहां पहुंचे, अपने होटल में रहे, फिर वापस आके अपनी गाड़ी लेके जहाँ लौटना लौट जाए। तो मेरा ये राजीव जी, दो बातें मैं उठाना चाहूंगी, क्योंकि हम ये तो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उत्तराखंड में उनकी वजह से उत्तराखंड में समस्याएं दिक्कतें ना हो, लेकिन हमें ये भी तो तय करना होगा और समझना होगा कि यहाँ पर भी हम देखते हैं मनमाने रेट्स या फिर अवैध होटल्स, अवैध होम स्टे जहां पर मनमाने किराए लिए जाते हैं, तो इसको भी तो रोकना, इस पर भी अंकुश जरूरी है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर वाले आदमी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अंदर के लोगों को भी नियंत्रित करना चाहिए। जो यात्रा रूट पे देखेंगे कि वहाँ पे हर चीज में, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूँ, मसूरी में एक एवरेस्ट हिल है जहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट हिल है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं मसूरी से मुश्किल से क्या है, कुछ भी नहीं है वो 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन वहीं पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं तो 10 से 20 रुपए ज्यादा चार्ज करता है, जबकि वो टूरिज्म वालों का ही संचालित है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे एक वो भी बना है, एक भवन भी वहाँ पे। जब टूरिज्म वालों की यही खुद लूट है तो दूसरे से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सरकार को एक तो लोकल व्यवस्था को सुधारना चाहिए, लोकल प्रशासन को ये कहना चाहिए कि किसी भी यात्री के साथ मिसबिहेव ना हो, उसके साथ लूट ना हो। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है क्योंकि अतिथि हमारे हैं, और जब हम खुद नियंत्रित होंगे तभी दूसरों को नियंत्रित करेंगे। यदि खुद अनुशासित होंगे तभी दूसरे से अनुशासन की उम्मीद कर सकते हैं। ये पूजा जी। शीशपाल जी, चूंकि सत्तासीन तो आप भी रहे हैं, आप बताइए जरा, क्योंकि चारधाम यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है, आप लोगों ने अपने स्तर पर कैसे शुरुआत की, या फिर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही कि अपने पर्यटन को, अपने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? आप लोगों ने अपने राज्य में क्या क्या किया था? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी के दौर में आप देखेंगे कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास सरकार कर सकती थी, और पहले से ही सरकार की चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती थी, और सभी जो इसके संबंधित विभाग थे वो लगभग जो है बहुत पहले से तैयारियों में लग जाते थे, और सरकार की पूरी कोशिश रहती थी कि सुरक्षित और जो एक अच्छा संदेश, उत्तराखंड की एक अच्छी छवि जो है पूरे देश के अंदर जाए, और जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये हमारे राज्य की संस्कृति को देखने के लिए, यहाँ से एक जो हमारे धार्मिक पर्यटक स्थलों से एक श्रद्धा की भावना से भी आते हैं, और यहाँ के कल्चर का प्रचार प्रसार भी पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ करेंगे। तो उसके लिए सरकार की कोशिशें रहती थी। हम लगातार सरकार को उसी तर्ज पर सुझाव दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पर नए प्रयोग मत कीजिए, लेकिन आपके जो अपने विभाग हैं आप उनके साथ एक संयुक्त टास्क फोर्स बना करके इसकी मॉनिटरिंग करके पर्यटकों को आने वाली जो दिक्कतें, और बहुत अच्छी बात अभी यहाँ पर थपलियाल जी ने उठाई कि जो एक मूल्य का मामला होता है, चाहे वो खाने पीने के दाम हो, चाहे वो रहने के हो, चाहे यातायात के हो, ये नियंत्रित होनी चाहिए। और पर्यटन विभाग को इसके लिए जो है बहुत पहले से तैयारी
करके एक समर्थन मूल्य होता है हर चीज का, जैसे एमएसपी की बात इसमें उठ रही है खेती किसानी में, तो आप उसको घोषित कीजिए कि ये खाने के, आप परोठे से लेकर के और खाने की थाली के और रहने के और यातायात के दाम अगर नियंत्रित कर देंगे, उसकी अगर मॉनिटरिंग होगी और उससे ऊपर अगर कोई उगाही करेगा तो निश्चित तौर पर वो गैर कानूनी होगा। तो सरकार को इस पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में बाहर से आने वाले जो राज्य की छवि गढ़ने का काम होता है जगह उनके साथ इस प्रकार की शिकायतें आती है। बिल्कुल निजी अनुभव बताऊं तो हम लोग भी जब दिल्ली से उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर बस एक चीज जो नहीं भाती है वो है मनमाना पैसा वसूलना, चाहे खाने पीने की चीजें हो, उसी बात को लेकर आपत्ति रहती है। तो ये एक छवि बन जाती है कि नहीं, फलाने राज्य में आप जाएंगे तो बाकी सब तो बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर जो रेट्स हैं वो मनमर्जी के होते हैं। तो ये एक कह सकते हैं डेंट पड़ता है राज्य पर। नहीं, देखिए पूजा जी, इसके पीछे दो पहलू जो मैं कह रहा हूं आप उसको समझिए, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है और वास्तव में यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ढुलान होता केदारनाथ जैसी हाइट पे पहुंचाने का। तो मैंने कहा ना, इसकी सारी एक पड़ताल करके वहां पर क्या खर्चा और एक फिक्स कर देना चाहिए सरकार को ना, एक ऐसा कि उसका समर्थन मूल्य जो मैं कह रहा हूँ कि ये बना दिया जाए, चाहे वो आप ठंडे की बोतल है या आपके पास फ्रूटी है या परोठा है या दाल है चावल है, जो भी है, आप रहने से लेके सारी की अगर मॉनिटरिंग सरकार कर रही है और उस कॉस्ट को जोड़ दीजिए, जो हाई एल्टीट्यूड पे आने वाले जो खर्चा उसको आप जोड़ दें, तो मेरे ख्याल में ना तो वहां स्थानीय लोगों को उसमें दिक्कत होगी, चलिए बेहतर भविष्य की कामना करते हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के पर्यटन के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार शिषपाल जी, जुड़ने के लिए बहुत आभार आपका। राजीव तपलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नई स्ट्रैटेजी है देहरादून के लिए कि अगर आपको आना है नैनीताल के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि रजिस्ट्रेशन होगा तो जो मनमानी होती है, जो अव्यवस्थाएं होती हैं, उस पर अंकुश लगेगा।